जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के तहत पादप विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न जो हम शुरू करते हैं वो है हमारा कि सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है। सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफ्लिशिया का होता है। रेफ्लिशिया फूल का पौधा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। लगभग इसका व्यास जो होता है वो 1 मीटर तक होता है व्यास, और यह लगभग जो है मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो रेफ्लिशिया रेफ्लिशिया जो होता है इसका सबसे बड़ा फूल होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि अम्लीय मृदा को सुधारने में किसका उपयोग किया जाता है। तो अम्लीय मृदा को सुधारने में चूना का उपयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को सुधारने में चूना का उपयोग किया जाता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो तने से। हल्दी क्या है? तना है। देखिए, जड़ और तना को समझने का एक सिंपल जो तरीका है, जो लगभग लगभग आपको 90% तक एकदम बिल्कुल सटीक जाएगा, वो ये है कि जड़, अगर हल्दी को जड़, देखिए हल्दी भी क्या होता है, मिट्टी के नीचे है, ये मिट्टी के नीचे है, ठीक है। और मूली भी जो है वो क्या है, मिट्टी के नीचे है। लेकिन अब मूली जो है वो जड़ है, मूली क्या है, जड़ है, और हल्दी क्या है, तना है। अभी आप देख रहे हैं प्रश्न में कि हल्दी तना है। अच्छा, तो इसको समझना है क्या, देखिए ये जो हल्दी है ये नीचे है, तना है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि अंकुरन करने की क्षमता होती है इसमें। अगर इसको हम हल्दी को ही रोप दें तो फिर से हल्दी का पौधा हो जाता है। लेकिन क्या हम मूली को रोप दें उखाड़ के, तो क्या उससे मूली हो जाएगा? नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि एक मतलब एक अपना बनाया हुआ ट्रिक है कि इससे ना नए पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता इसमें होती है। जैसे आदि हुआ, हल्दी हुआ, ठीक है, आलू है, ये सब क्या है, इसको अगर लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नया पौधा फिर हो जाएगा। लेकिन क्या मूली लगा दीजिएगा, गाजर लगा दीजिएगा तो क्या होगा, वो नहीं ना होगा। तो वो जड़ होता है, ठीक है। तो इसको समझने का यही ट्रिक है कि इसको लगाइएगा अगर अगर मिट्टी में अलग, तो यह नहीं होगा, इसके लिए बीज की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट लगा दीजिएगा तो ये हो जाता है। तो हल्दी पौधे किस भाग से? तो तने से। हल्दी तने से प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीम की उत्पत्ति किस देश से हुई है। नीम की उत्पत्ति भारत से ही हुई है। नीम की उत्पत्ति भारत से ही हुई है। नीलम किस फल वृक्ष की प्रजाति है। तो नीलम जो है वो आम की प्रजाति है। नीलम जो है वो आम की प्रजाति है। नीलम जो है वो आम की प्रजाति है। जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्षारीय मृदा के सुधार के लिए। क्षारीय जब मिट्टी हो जाती है, जब मिट्टी जो है क्षारीय हो जाएगी, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। याद रखिएगा इसको कि जब मिट्टी क्षारीय हो जाए तो उसमें जिप्सम मिला के उसको सुधारा जाता है। और जब अम्लीय हो जाए तो उसमें क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है। फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोग्नोसी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है फार्माकोग्नोसी में। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो प्रॉप जड़ें कहलाती है। प्रॉप प्रॉप जड़ें कहलाती है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली जो जड़ें होती है वो प्रॉप जड़ें कहलाती है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है बिना मिट्टी व पानी की खेती के लिए। हाइड्रोपोनिक्स, बिना तो मिट्टी होता है इसमें, ना पानी की जरूरत होती है। जरूरत क्या, इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है ट्यूब में, ठीक है। तो उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं कि बिना मिट्टी व पानी की खेती जो होती है उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो केल्प से। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो केल्प से आयोडीन की प्राप्ति होती है। केल्प शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। केल्प शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है।
पुष्प विभिन्न रंग के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है क्या, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण ही फूल जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। एंथ्रोसाइनिन के कारण ही फूल जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। एंथ्रोसाइनिन के कारण ही फूल रंग बिरंगे होते हैं। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है, तो लिलिएसी से। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है, ठीक है, तो लिलिएसी ग्रुप से संबंधित है प्याज। लिलिएसी ग्रुप से संबंधित है प्याज। अगला प्रश्न है कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो रसदार थैलामस जो होता है, रसदार थैलामस जो होता है वो सेब का खाने योग्य भाग है। देखिए ये सब आपको बॉटनिकल मतलब स्टाइल में ये बताया जा रहा है कि सेब का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है, तो रसदार थैलामस जो है वो सेब का खाने योग्य भाग है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो पानी से। ऑक्सीजन जो है वो पौधे कहाँ से ले लेता है, वो पानी से ले लेता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। फलों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के तहत किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के तहत किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। देखिए हाइड्रो शब्द जहां भी है जल संबंधित है उससे, ठीक है, जल संबंधित है। तो हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। और एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है वो घास का अध्ययन है और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले पौधों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते, देखिए वार्षिक वलय आपको ऐसा ऐसा जो उसमें दिखता है, पौधों में दिखता है ना ऐसा ऐसा, जब उसको काटिएगा तो ऐसा ऐसा आपको चिन्ह दिखेगा। तो समुद्र के किनारे उगने वाले पौधों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते, रिंग्स क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां की जलवायु जो है स्पष्ट की भिन्नता स्पष्ट नहीं होती है। देखिए जलवायु डिफरेंस स्पष्ट अगर होता है ना तभी इसमें वलय पाए जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध जलवायु भिन्नता से ही है, वलय का संबंध। लेकिन समुद्र के किनारे क्या होता है, जलवायु की स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण उसमें वलय रिंग्स नहीं होते हैं समुद्र के किनारे उगने वाले पौधों में, ठीक है। जलवायु भिन्नता स्पष्ट नहीं होने के कारण वार्षिक वलय रिंग्स नहीं होते हैं किसमें, समुद्र के किनारे उगने वाले पौधों में। कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होने का क्या कारण है, कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसका क्या कारण है, क्यों, क्लोरोफिल नहीं होता है उसमें। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ही कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ही कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई यूनिट क्या कहलाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की यूनिट क्वांटोसोम कहलाती है, क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है, तो समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। आपने इसमें भी ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। तो समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है, मैंग्रोव कहलाती है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। विटीकल्चर किस फल के उगाने से संबंधित है, तो विटीकल्चर अंगूर के फसल के उगाने से संबंधित है, यानी अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। विटीकल्चर
अंगूर की खेती कहलाती है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की यूनिट होती है, इकाई, उसको क्वांटोसोम कहते हैं। वृक्षों पर लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो कटहल। कटहल जो है वृक्ष पर लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा फल है। वृक्ष पर, याद रखिएगा, वृक्ष पर लगने वाला सबसे बड़ा जो विश्व का फल है वो कटहल है। वेबीफोलिया नामक वृक्ष की छाल से कैंसर की कौन सी दवाई बनाई जाती है? टैक्सोल। टैक्सोल बनाई जाती है वेबीफोलिया नामक वृक्ष की छाल से। देखिए, टैक्सोल, याद रखिएगा, टैक्सोल, वेबीफोलिया, ये दोनों को कंबाइन में याद कर लीजिएगा कि टैक्सोल वेबीफोलिया नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, जो कैंसर की एक औषधि है। टैक्सोल वेबीफोलिया वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। फलों के अंदर ही बीजों के अंकुरन को क्या कहते हैं? विविपेरी कहते हैं। देखिए, फल के अंदर ही अगर बीज का अंकुरन भी हो जाए, ठीक है, फल के अंदर बीज है और बीज का अंकुरन अगर हो जाए तो उसको विविपेरी कहते हैं। विविपेरी कहते हैं, फलों के अंदर ही बीजों के अंकुरन को विविपेरी कहते हैं। पौधों की वृद्धि किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो पौधों की वृद्धि जो है ऑक्जेनोमीटर द्वारा मापी जाती है। पौधों की वृद्धि किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो ऑक्जेनोमीटर द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो मैग्नीशियम बहुत आवश्यक है। क्लोरोफिल जो बनता है पौधों में, उसके लिए मैग्नीशियम क्या है? एक आवश्यक तत्व है। मैग्नीशियम काफी आवश्यक तत्व है क्लोरोफिल बनने के लिए। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है। यह दो शब्द क्या स्पष्ट करते हैं? पहला वंश और दूसरा प्रजाति। पहला वंश और दूसरा प्रजाति। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखा जाता है। यह दो शब्द क्या स्पष्ट करते हैं? तो वंश एवं प्रजाति। वंश एवं प्रजाति स्पष्ट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पौधों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसके लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। देखिए, ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। पौधों में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है वो धान का वैज्ञानिक नाम है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है, ठीक है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। एगलोल नामक रसायन किसके लिए प्रयोग होता है? तो एगलोल नामक जो रसायन है वो बीजोपचार के लिए उपयोगी होता है। एगलोल का जो उपयोग होता है वो बीजोपचार के लिए होता है। देखिए, हम बीज को जमीन में डालने से पहले उसका उपचार करते हैं ताकि उसको कोई कीड़ा उड़ा जो है वो नष्ट ना कर दे, तो क्या है, उसके लिए एगलोल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पादप कायिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो पादप कायिकी का जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। पादप कायिकी का जनक जो है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। पादप कायिकी का जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो कुफरी चमत्कार जो है वो आलू की प्रजाति है। हम लोग भी जानते हैं चमत्कार आलू। कुफरी चमत्कार जो है आलू की प्रजाति है। कुफरी चमत्कार आलू की प्रजाति है। भारतीय जीव वैज्ञानिक बीरबल साहनी का जीव विज्ञान के किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान था? तो पैलियोबोटनी में उन्होंने योगदान दिया था। किन्होंने? बीरबल साहनी ने, जो कि एक जीव वैज्ञानिक थे। देखिए, पैलियोबोटनी जो होता है वो अतीत में जो भी फॉसिल्स थे, ठीक है, उस पर जो पादप पाए जाते थे उसका अध्ययन है, ठीक है। यानी कि अतीत के पादपों से संबंधित है। जैसे कि अब लाखों वर्ष पहले कुछ जो शैल प्राप्त हुए हैं, पत्थर प्राप्त हुए हैं, और उन पर जो क्या था कि उन पर जो पादप यानी प्लांट्स के क्या है, कुछ अवशेष है, और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक को अध्ययन किया जाता है वो पैलियोबोटनी
कहलाता है। और इसके लिए बीरबल साहनी बहुत बड़े नाम है, उनको फादर ऑफ पैलियोबॉटनी भी इंडिया के संदर्भ में कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। वर्तिकाग्र जो है केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का उपयोग किया जाता है, वर्तिकाग्र। इस प्रश्न को याद रखिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। काफी कॉमन प्रश्न है लेकिन उपयोगी है। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। चंचल किस फसल की प्रजाति है? तो मिर्च। मिर्च की फसल की जो एक प्रजाति है वो है चंचल। ठीक है, चंचल जो है मिर्च की फसल की एक प्रजाति है। धान के खेत में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? धान के खेत में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? धान के खेत में जो मुख्यतः गैस होती है वो मीथेन होती है, CH4। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें पाया जाता है। देखिए, मीथेन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, धान के खेत में पाई जाती है। मीथेन गैस काफी ज्यादा पाई जाती है धान के खेत में। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड भी अगर ऑप्शन है आपका तो वो भी आप क्लिक करके जाएंगे। लहसुन व प्याज किस कुल के पौधे हैं? तो लिलिएसी। लिलिएसी। प्याज का तो प्रश्न हमने कुछ प्रश्न पहले भी किया था। लहसुन व प्याज जो है लिलिएसी कुल के पौधे हैं। लहसुन व प्याज लिलिएसी कुल के पौधे हैं। लहसुन व प्याज लिलिएसी कुल के पौधे हैं। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है प्रोटीन निर्माण के लिए। ठीक है, और चूंकि नाइट्रोजन क्या होता है, वो डायरेक्ट पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। देखिए, नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन जो होता है पौधों द्वारा वो डायरेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें एक राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो अपना रोल अदा करता है, और वो कहाँ, वो जो होता है वो फलीदार पौधे होते हैं उसकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, मूली, शलजम व सरसों किस कुल के पौधे हैं? तो क्रूसीफेरी। देखिए, ये सबको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ये याद करने वाले टर्म्स हैं। ठीक है, तो मूली, शलजम व सरसों क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। मूली, शलजम और सरसों जो है क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो बैगनी, नीला और लाल। बैगनी, नीला और लाल। बैगनी, नीला, लाल। बैगनी, नीला, लाल। बैगनी, नीला, लाल। यही जो है सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल जो है ग्रहण करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से कौन कौन रंग को ग्रहण करता है, क्योंकि तो उसमें तो 7 कलर होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल किनको किनको ग्रहण करता है? तो बैगनी, नीला और लाल। इन्हीं 3 प्रकाश को क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग में। लाल रंग में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है, रेट होता है, वो सबसे ज्यादा तीव्र हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण एंड फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है। वहीं प्रकाश संश्लेषण की सबसे धीमी दर जो होती है, कम दर जो होती है, वो बैगनी रंग में होती है। बैगनी रंग में होती है सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर। वैसे भी जान लीजिए कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकाश संश्लेषण से भी उसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, प्रकाश संश्लेषण की दर उसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो दर होती है प्रकाश संश्लेषण की वो लाल में और सबसे कम बैगनी में। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह को कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रुप किसको माना जाता है? तो थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा को वनस्पति जगत का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है, थैलोफाइटा को। ठीक है, थैलोफाइटा यानी इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं थैलोफाइटा में। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? यातायात यानी कि देखिए, कोशिका जो है, सेल जो है, उसके अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी करता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, यानी कि सारा चीज को इधर से उधर करने का काम कौन करता है? यही गोल्जी बॉडी करता है। कोशिका भित्ति व लवक किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? देखिए, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल और लवक प्लास्टिड यानी कि कलर, ठीक है, सॉरी प्लास्टिड, ये दोनों जो होते हैं वो केवल
प्लांट सेल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल, और अच्छा आप अपने आप को ले लीजिए, ह्यूमन सेल को ले लीजिए और प्लांट सेल को ले लीजिए, ठीक है। तो जीव कोशिकाओं में जो होता है वो सेल वॉल और प्लास्टिड नहीं होता है, याद रखिएगा। जीव कोशिकाओं में सेल वॉल, देखिए पौधा को आप देखते हैं तो इसकी बाहरी एक छाल देखते हैं कि जिसको आप अथी भी कर देते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये एक अतिरिक्त कोशिका की एक परत होती है, मनुष्यों में ये नहीं होती है, ठीक है। जैसे जीव में क्या होता है कि सेल वॉल नहीं होता है, जीव में सेल वॉल नहीं होता है। जीव में डायरेक्ट कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन से शुरू होता है, ठीक है, सीधे मेम्ब्रेन से शुरू होता है। इसलिए अगर हम अपने क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा भी ब्लेड आप अपने अथी पर चलाइएगा त्वचा पे, तो वो दर्द भी करता है, खून भी निकलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अलग से एक एक्स्ट्रा परत नहीं होती है। लेकिन पौधों के पास एक सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, ठीक है। ये एक अतिरिक्त परत होती है उसके कोशिका में, पौधों के कोशिका में। और दूसरा लवक भी होता है, ठीक है। तो लवक के बारे में आप पढ़े भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एक जो है पत्तियों के लिए है, फिर एक है कि फलों के कलर के लिए है, और एक है जड़ों के कलर के लिए। तो ये प्लास्टिड कहलाते हैं लवक। तो ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कौन, सेल वॉल और प्लास्टिड, सेल वॉल और प्लास्टिड, यानी ये कोशिका भित्ति और लवक जो है केवल पौधों में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तारक काय पादप व जंतु कोशिकाओं में से किस में पाया जाता है? तारक काय पादप व जंतु कोशिकाओं में से किस में पाया जाता है? ठीक है, तारक काय जो है जंतु कोशिका में केवल पाई जाती है। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में यह तारक काय पाया जाता है, ठीक है। इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं, देखिए याद रखिएगा, तारक काय को सेंट्रोसोम भी कहते हैं। देखिए यह जो कोशिका है, ठीक है, इसका जो केंद्रक होता है इसके बगल में पाया जाता है। देखिए ये दो बेलनाकार इससे मिलकर क्या होता है, बना होता है, और स्टार लाइक थोड़ा सा फील होता है, ठीक है। तो तारक का जो होता है एकदम केंद्रक के पास होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में तारक का कोशिका विभाजन में मदद करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है। और यह केवल और केवल किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिए सेंट्रोसोम जो है वो पौधों में नहीं पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पौधों की पत्तियों का रंग किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पत्तियों का रंग। पौधों की पत्तियों का रंग कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। देखिए राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि पूरा भोजन वोजन क्या होता है यहीं पर, मतलब इसका जो पूरा जो शक्ति निर्माण होता है कोशिका का वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही खाना वाना बनाने का जो काम होता है सेल का वो सब कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही पावर हाउस है, यही पावर प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि केवल प्लांट सेल में ये पाया जाता है कोशिका भित्ति, लेकिन कवक में भी पाया जाता है। तो कवक में भी कोशिका भित्ति होती है और यह काइटिन की बनी होती है। सुपारी, तार, नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? किस कुल के पौधे हैं? तो पाल्मी, पाल्मी कुल के पौधे हैं सुपारी, तार, नारियल व खजूर। कपास, भिंडी व गुड़हल किस कुल के पौधे हैं? तो कपास, भिंडी व गुड़हल जो है वो मालवेसी कुल के पौधे हैं, मालवेसी कुल के पौधे हैं। जैसे गुड़हल देखिए उड़हुल है, ठीक है, भिंडी है और कपास है, यानी हिबिस्कस भी इसको कहा जाता है, हिबिस्कस। तो ये सब क्या है, मालवेसी कुल के पौधे हैं। कपास, भिंडी व गुड़हल जो है वो मालवेसी कुल के पौधे हैं, मालवेसी कुल के पौधे हैं। हल्दी व अदरक तने का कौन सा रूप है? और तने का भी रूप आपको थोड़ा सा जान लेना है। तो हल्दी व अदरक जो है वो प्रकंद है, ठीक है, प्रकंद है। तने का भी कई टाइप है, ठीक है। तो उसमें हल्दी व अदरक क्या है, प्रकंद है। हल्दी व अदरक क्या है, प्रकंद है।
आलू जो है वो तने का कौन सा रूप है? तो कंद है। देखिए हल्दी व अदरक प्रकंद है और आलू क्या है? कंद है। आलू क्या है? कंद है। ठीक है, हल्दी अदरक प्रकंद है, आलू कंद है। प्याज तने का कौन सा रूप है? देखिए तो शल्क कंद है ये, शल्क कंद। ठीक है, शल्क कंद। प्याज क्या है? शल्क कंद है। प्याज क्या है? शल्क कंद है। आलू क्या है? कंद है। हल्दी व अदरक क्या है? प्रकंद है। ठीक है, अब देखिए जड़ में आइए, जड़ भी टाइप कितना है? मूली की जड़ का कौन सा प्रकार है? तो तुर्की रूप है। तुर्की रूप है। ठीक है, तुर्की रूप है। मूली की जड़ का प्रकार तुर्की रूप है। और गाजर की जड़ का क्या प्रकार है? तो शंकु आकार है, कोनियल है। ठीक है, गाजर की जड़ का प्रकार जो है वो शंकु आकार है। सलगम व चुकंदर की जड़ों का क्या प्रकार है? तो कुंभी रूप है। सलगम व चुकंदर की जड़ों का प्रकार क्या है? कुंभी रूप है। सलगम व चुकंदर की जड़ों का प्रकार क्या है? कुंभी रूप है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली। हम तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काली या रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अल्फांसो किस फल की किस्म का नाम है? तो आम। जानते हैं अल्फांसो आम काफी प्रसिद्ध है। अल्फांसो जो है वो आम की एक प्रजाति है। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग, ये कई सेट में प्रश्न आया है, किसकी कमी से होता है? तो धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। आलू की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में आलू की उत्पत्ति हुई थी। आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी। आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से। देखिए हरित बाली रोग जो है वो बाजरा से संबंधित है। हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित? तो मत्स्य पालन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने से संबंधित है नीली क्रांति। यानी कि मछली का जो पालन होता है उसके व्यवसाय से संबंधित चीजों को जो प्रोत्साहित किया गया था और उससे जो उसके उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई वो नीली क्रांति कहलाई। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से संबंधित है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए? ठीक है, चाय का। देखिए चाय हमेशा जानते हैं ढलान वाले, जैसे दार्जिलिंग देखिए, असम का एरिया देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियां देखिए, ढलान वाले एरिया में और पानी भी यहाँ काफी बरसता है। ठीक है, पानी मतलब हर दिन लगभग लगभग एक आध टाइम हो ही जाता है। ठीक है, तो पानी भी चाहिए, पानी की अधिकता जरूरी है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ढलाव सीढ़ी नुमा टाइप का रहता है बना हुआ, ताकि पानी एक जगह पर कहीं पर भी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो ये पानी की भी अधिकता चाहिए लेकिन जमाव भी होना नहीं चाहिए। तो चाय के फसल के लिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। यह प्रश्न दोबारा आया है इस सेट में कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। फिर से यह प्रश्न आ गया है कि सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेफ्लिशिया का होता है। रेफ्लिशिया का फूल जो होता है वो ज्यादातर मलेशिया व इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है इतना बड़ा होता है, लगभग 1 मीटर तक तो इसका व्यास होता है। ठीक है, तो रेफ्लिशिया जो है सबसे बड़ा फूल है। और सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। सबसे छोटा फूल वुल्फिया। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा फूल रेफ्लिशिया, सबसे छोटा फूल वुल्फिया, सबसे छोटा फूल वुल्फिया। पौधों में शर्करा व पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य? तो पोटास की। पोटास ही शर्करा और अन्य पोषक तत्वों का क्या कहता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, पौधे को में, और इसकी जरूरत होती है, पोटास की आवश्यकता होती है उसमें। ठीक है, तो पोटास की उपस्थिति आवश्यक है शर्करा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए।